अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक हमने थोड़ा सा ईसीजी के साथ कर लिया था। हम यहाँ पर सिर्फ अब इसके ना मेन ईसीजी चेंजेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज हार्ट ब्लॉक? हार्ट ब्लॉक बेसिकली इज अ डिसऑर्डर जिसमें हार्ट की जो रिदम है ना वो अफेक्ट होती है। हार्ट की रिदम इसमें कैसे अफेक्ट होती है कि जो हमारे हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है ना उसमें डिफॉल्ट आ जाता है, वो सही से कंडक्शन नहीं करता। जब वो सही से कंडक्शन नहीं ना करता तो एक ब्लॉक आ जाता है। सपोज एक स्टॉप सिग्नल आता है जिसमें कि क्या होता है कि अगर हम हमारा कंडक्टिंग सिस्टम यहाँ पर ऐसे नोड पे फॉल्टी, ठीक है, तो ये ऐसे नोड आगे कंडक्शन सिग्नल नहीं सेंड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट की जो रिदम है ना उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब हार्ट ब्लॉक को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 टाइप्स: टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, जो आपके पास टाइप 1 होता है ना वो होता है फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक एवी ब्लॉक होता है जिसमें पीआर इंटरवल जो है ना सिंपल प्रोलॉन्ग होता है। फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको डिस्कस करें। टाइप 1 में बेसिकली क्या होता है कि टाइप 1 में ना प्रोग्रेसिव लेंथनिंग आप कह लो कि जो पीआर इंटरवल है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। सिंपल सिर्फ अपना जो ग्रेटर देन 0.2 मिली सेकेंड्स नॉर्मल हमारा जो पीआर इंटरवल होता है ना वो 0.2 मिली सेकेंड होता है। सिर्फ इतना होगा कि वो 0.2 मिली सेकेंड से ज़्यादा होगा, पीआर इंटरवल होगा अपनी जगह पर ही। ऐसा नहीं होगा कि कोई बीट स्किप हो रही है या कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज़ होगी कि उसकी ना ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। जो टाइप 2 हार्ट ब्लॉक है ना उसको हमने फर्दर 2 ब्रांचेस में क्लासिफाई किया हुआ है, एक मोबिट्स टाइप 1 है और एक मोबिट्स टाइप 2 है। जो मोबिट्स टाइप 1 है ना उसका एक और नाम भी है, इट इज़ कॉल्ड वेंकी बैक फिनोमेना। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इसमें होती है प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द पीआर इंटरवल जब तक कि एक बीट ड्रॉप नहीं होती। मतलब बेसिकली जो आपके पास मोबिट्स टाइप 1 है ना जो पेपर में आपको आता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन आपने करनी है कि एक प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है पीआर इंटरवल। ठीक है, अगर इधर इतना है ना तो उसके बाद अगले साइकिल में इससे ज़रा लंबा होगा और उसके बाद तीसरे साइकिल में क्या होगा कि बीट ही ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, आपको थोड़ी सी स्ट्रेट सी लाइन मिलेगी और एक बीट नहीं आएगी। इसको कहते हैं टाइप 2। इनमें बेसिकली आपने सिर्फ जो याद रखना है ना वो ये रखना है कि किसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे टाइप 1 में हमारे पास क्या है कि पीआर इंटरवल बस प्रोलॉन्ग होगा। टाइप 2 में क्या है कि प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल की लेंथनिंग हो जाएगी। टाइप 3 में क्या आएगा? टाइप 3 में आपके पास टाइप 2 में सॉरी टाइप 2 जो मोबिट्स टाइप 2 है उसमें आपके पास ये होगा कि एक ड्रॉप बीट आएगी विदाउट द प्रोग्रेसिव लेंथनिंग। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा कि इसमें आपके पास एक फिक्स इंटरवल है लेकिन एकदम ईसीजी नॉर्मल आ रही है, फिर एक बीट ड्रॉप हो गई है, फिर दोबारा नॉर्मल आ रही है, फिर एक बीट ड्रॉप हो गई है। ठीक है, तो जब आपने पेपर में इसको करना है ना तो पेपर में अगर प्रोग्रेसिव लेंथनिंग का वर्ड यूज़ है तो गो फॉर मोबिट्स टाइप 1, और अगर ड्रॉप बीट है ना खाली तो देन यू गो फॉर मोबिट्स टाइप 2। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है ना उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास पी और क्यूआरएस वेव्स के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, पी वेव अपनी अलहदा चल रही होती है, बीच में क्यूआरएस ड्रॉप हो रहा होता है, फिर कभी क्यूआरएस आ रहा होता है, पी वेव नहीं आ रही होती है। तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है। आप कोई डिपिक्ट नहीं कर सकते कि जैसे यहाँ एक पी वेव है, फिर एक क्यूआरएस है, फिर एक पी वेव है, फिर एक क्यूआरएस है। इसमें क्या होता है कि पी वेव आ गई है, क्यूआरएस नहीं है, फिर दोबारा पी वेव आ गई है, फिर एकदम क्यूआरएस भी आ गया है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, यहाँ तक हमने हार्ट ब्लॉक्स कर लिए।
अब नेक्स्ट अच्छा मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ। जो आपका ब्रेडिकार्डिया है ना, ब्रेडिकार्डिया होता है हार्ट बीट ड्रॉप होना, यानी हमारी एक फिक्स हार्ट बीट होती है 80 to 100 या 60 to 100 बीट्स, उससे कम इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया, वो हार्ट रेट होता है। जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है ना, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो ब्रेडिकार्डिया का सिम्टम आपको दे सकता है अगर बीट ड्रॉप हो रही है। ब्रेडिकार्डिया सिम्टम है और जो हार्ट ब्लॉक है वो डिजीज़ इटसेल्फ है। ठीक है, हमने क्या किया है कि हमने 3 हार्ट ब्लॉक्स किए हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, इसमें आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने सिनेरियो दिया है तो उसमें कौन सा हार्ट ब्लॉक आ रहा है। टाइप 1 में क्या होगा कि टाइप 1 जो है उसमें आपके पास प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होगा। नॉर्मल जो पीआर इंटरवल होता है ना वो 0.2 मिली सेकेंड होता है, इससे ज़्यादा का पीआर इंटरवल जो है वो टाइप 1 में आ जाएगा। टाइप 2 में आपके पास क्या होगा कि टाइप 2 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक मोबिट्स टाइप 1 और एक मोबिट्स टाइप 2। जो मोबिट्स टाइप 1 है ना उसमें क्या होगा, जी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें क्या होगा कि उसमें आपके पास प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल होएगी, यानी जो पी और आर का इंटरवल है ना वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, पहले एक ब्लॉक तक था तो फिर 2 ब्लॉक, फिर 3 ब्लॉक और फिर एकदम एक बीट ड्रॉप हो जाएगी, क्यूआरएस आएगा ही नहीं। ठीक है, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग का जहाँ पर भी वर्ड आए दैट इज टाइप 1। जो मोबिट्स टाइप 2 है ना उसमें क्या होता है कि पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग नहीं होता, वो अपनी नॉर्मल पीआर इंटरवल अपनी नॉर्मल स्पेस पे चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन एकदम से क्या होता है, एक बीट ड्रॉप हो जाती है। इसमें और इसमें दोनों ऊपर और नीचे वालों में ना अगर आप डिफरेंस देखो ना तो ये छोटा है, फिर ये लंबा होता है, फिर बीट ड्रॉप होती है। इसमें क्या है कि ये भी सेम है, ये भी सेम है और फिर बीट ड्रॉप हो रही है, दैट इज टाइप 2। जो थर्ड डिग्री है ना उसमें कंप्लीट डिसएसोसिएशन है। उसमें क्या है, एक जगह पी वेव आएगी, क्यूआरएस हो सकता है ना आए, फिर दोबारा पी वेव आएगी, फिर क्यूआरएस आ जाएगा, फिर हो सकता है कि नॉर्मल ईसीजी चल रही हो और फिर दोबारा से, यानी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन होता है, अगर मैं कहूँ अभी पी वेव आई है क्यूआरएस नहीं आएगा, फिर दोबारा पी वेव आएगी क्यूआरएस आएगा, फिर दोबारा पी वेव नहीं आएगी और क्यूआरएस आएगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रिडिक्शन। ठीक है, टाइप 3 में क्या है कि कोई रिलेशन ही नहीं है, हो सकता है कि वो नॉर्मल बीट जा रही है और बीच में से एक बीट स्किप हो जाए, हो सकता है कि 3-4 बीट स्किप हो जाए और फिर एक नॉर्मल बीट आए, उसको कहते हैं टाइप 3। ठीक है, इनकी आइडेंटिफिकेशन समझ आ गई है यहाँ तक? ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो हमारे पास है कोआर्क्टेशन ऑफ एयोर्टा। कोआर्क्टेशन ऑफ एयोर्टा बेसिकली क्या है कि इट इज़ एयोर्टिक नैरोइंग। ठीक है, उस एरिया में जहाँ पे कभी डक्टस आर्टीरियोसिस होता था। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हमारी जो एयोर्टा है ना वो हमारे हार्ट की वो वाली ब्लड वेसल होती है जो कि ब्लड पंप करती है सारी बॉडी को। ठीक है, अगर ये किसी जगह से नैरो हो जाएगी ना तो उस जगह से ब्लड कम पास करेगा, उस नैरोइंग को हम कहते हैं कोआर्क्टेशन। मोस्ट कॉमनली ये जो कोआर्क्टेशन होती है ये होती है उस जगह पे जहाँ पे हमारे पास नियोनेटल या इंट्रायूट्राइन लाइफ में डक्टस आर्टीरियोसिस प्रेजेंट था। डक्टस आर्टीरियोसिस क्या होता है? डक्टस आर्टीरियोसिस होता है एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, छोटी सी ब्लड वेसल होती है जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पर ये होती है जब फीटस बर्थ होती है। ठीक है, जो नियोनेट होता है वो फीटस बनता है, इन सब मतलब बाहर आता है, तो फिर क्या होता है कि फिर उसकी जो डक्टस आर्टीरियोसिस होती है ना वो अपने आप क्लोज हो जाती है और उसकी जगह एक लिगामेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। अब कभी कभी क्या होता है
कि इस जगह पे जहाँ पे हम अब दूसरा डिजीज करें, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा करें, कभी कभी क्या होता है कि जिस जगह पे आपका ये डक्टस आर्टीरियोसस होता है ना, उस जगह पर एक नैरोइंग सी हो जाती है, ठीक है। उस नैरोइंग को हम कहते हैं कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। इस कोआर्क्टेशन को इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। समटाइम्स इट कैन बी इडियोपैथिक, इट कैन बी इन नियोनेटल लाइफ, समटाइम्स इट इज एसोसिएटेड विद कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, लाइक टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। समटाइम्स इट इज एसोसिएटेड विद बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व यानी डिफॉल्टी एओर्टिक वेल्व हो सकती है, ठीक है। इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं, लेकिन इस नैरोइंग को ना हम कहते हैं कि ये कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्ट है। अब बेसिकली जो आपकी कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा है ना, इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मेजर जो हमने जो हमारे उसमें है ना, वो है दो टाइप्स, प्री डक्टल और पोस्ट डक्टल, ठीक है। एक प्री और एक पोस्ट। जो प्री डक्टल होती है ना, वो आपके पास ज़्यादा कॉमन होती है इन्फेंट्स में, यानी इन्फेंटाइल लाइफ में ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। ये भी एक तरीका है, आपको ना पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है आइडेंटिफाई करने का कि कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा के उसने सिम्टम्स आपको दिए होते हैं और वो आपसे पूछ लेता है कि ये क्या है, या फिर वो आपसे पूछ लेता है कि प्री डक्टल कोआर्क्टेशन है या पोस्ट डक्टल। प्री डक्टल इन्फेंट्स में ज़्यादा कॉमन होती है, पोस्ट डक्टल जो होती है वो एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन होती है। दूसरी चीज़ ये है कि प्री डक्टल इज प्रॉक्सिमल टू डक्टस आर्टीरियोसस, यानी हमने पढ़ा था ना कि इधर डक्टस आर्टीरियोसस का एक लिगामेंट बन जाता है, ठीक है। अब इससे पीछे पीछे जितना एरिया है ना, वहाँ पे अगर नैरोइंग होगी ना तो वो प्री डक्टल होएगा। अगर डिस्टल टू द कोआर्क्टेशन है तो फिर दैट इज पोस्ट डक्टल, ठीक है। इसकी कॉमन एसोसिएशंस होती हैं, टर्नर सिंड्रोम के साथ हो जाता है, ठीक है, या फिर हाइपरटेंशन के साथ हो जाता है। अगर तो प्री डक्टल होएगा ना तो ज़्यादा इसकी एसोसिएशन होगी कंजेनिटल एनॉमलीज के साथ, ठीक है, क्योंकि प्री डक्टल ज़्यादा होता है बच्चों में। अगर पोस्ट डक्टल होगा ना तो इसकी एसोसिएशन होगी एडल्ट रिलेटेड डिजीज़ के साथ, जैसे हाइपरटेंशन होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, कोई भी ऐसा डिजीज़ जो नैरोइंग या स्टेनोसिस करता है आर्टरीज की, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको डिलेड पल्सेस मिलेंगी, रेडियो फेमोरल डिले मिल जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपके ब्लड अब सही पंप नहीं हो रहा। जब ब्लड सही पंप नहीं हो रहा, एक जगह पे कम ब्लड जा रहा है, तो फिर आपकी पल्सेस डिले होना शुरू हो जाती हैं। पल्सेस डिले होना शुरू हो जाती हैं, अनीमिया होगा किसी ऑर्गन में, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेनोसिस या नैरोइंग हो गई है तो वहाँ पे साइंस ऑफ इस्कीमिया भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। साथ अगर ये उसने सिनेरियो में दिया हुआ है कि किसी बच्चे को है जिसमें टर्नर सिंड्रोम है, तो आपको टर्नर सिंड्रोम के साइंस भी मिल जाएंगे। अदरवाइज देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, एब्सेंट पल्सेस, स्वेटिंग, ठीक है। लिम्स का प्रेशर अनइक्वल हो जाएगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन अनइक्वल हो जाएगी। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। अगर मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आई है विद वेब नेक, ठीक है, गोनेडल डिसजेनेसिस एंड इनएबिलिटी टू ब्रीथ साइनोसिस, ठीक है, साथ आई हैव चेक्ड हर पल्सेस एंड देयर इज रेडियो फेमोरल डिले, तो उसको क्या है? पेशेंट आई है वेब नेक के साथ, गोनेडल डिसजेनेसिस के साथ, साइनोसिस के साथ और रेडियो फेमोरल डिले के साथ, उसको क्या डिजीज़ है? टर्नर सिंड्रोम तो है। टर्नर सिंड्रोम से ज़्यादा आप क्या प्रेफर करोगे अगर सपोज टर्नर नहीं दिया हुआ ऑप्शंस में? देन व्हाट?
हाँ, प्रीडक्टल कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। ये याद रखना है कि जो आपका प्रीडक्टल कोआर्क्टेशन है ना वो ज़्यादा कॉमन होता है बच्चों में, और बच्चों में वो कंजेनिटल अनोमली के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। टर्नर सिंड्रोम इसकी एक एसोसिएशन है। हो सकता है कि वो आपको सारे साइंस एंड सिम्टम्स टर्नर सिंड्रोम के दे, पर पेपर में ऑप्शन ना दे टर्नर सिंड्रोम की, तो उस केस में यू हैव टू चूज प्रीडक्टल कोआर्क्टेशन। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक हाइपरटेंसिव पेशेंट आया है विद रेडियो फिमोरल डिले, तो फिर उसको क्या है? हाँ जी, पोस्ट डक्टल कोआर्क्टेशन। हाँ बिल्कुल सही है। यही दो चीज़ें जो है ना वो ज़्यादातर इसमें से आती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने प्री डक्टल पोस्ट डक्टल को आइडेंटिफाई करना है। और पोस्ट डक्टल जो टाइप है ना वो ज़्यादा कॉमनली आती है पेपर्स में, प्री डक्टल ज़रा कम पूछते हैं, लेकिन आपको दोनों में आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कैसे पता चलेगा। अच्छा, अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो है बेसिकली कार्डियक ट्यूमर्स। कार्डियक ट्यूमर्स क्या होते हैं? कोई भी ट्यूमर्स जो आपके कार्डियक सिस्टम को, हार्ट को अफेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड कार्डियक ट्यूमर्स। ठीक है, यानी बेसिकली ट्यूमर्स ऑफ द हार्ट आर कार्डियक ट्यूमर्स। अब ये जो कार्डियक ट्यूमर्स होते हैं ना ये आपके पास दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होंगे ना वो हार्ट की ही पैथोलॉजी की वजह से होंगे, मतलब मसला आपके हार्ट में है, हार्ट के ही सेल्स हैं जो ओवर डिवाइड कर रहे हैं या उनमें कोई एनॉमली आ गई है। जो सेकेंडरी ट्यूमर्स होते हैं ना वो होते हैं मेटास्टेसिस, यानी बॉडी में कहीं और कोई मेटास्टेसिस हुई है और अब वो हार्ट में जाके स्प्रेड कर गई है, उसने हार्ट में भी ट्यूमर बना दिया। ठीक है, या फिर कोई ऐसा ट्यूमर जो वैसे आपके हार्ट को इन्वॉल्व कर ले, जैसे लिम्फोमा हो गया, लुकीमिया, मेलानोमा, सार्कोमा, ये सारे वो ट्यूमर्स हैं जो बॉडी में एल्सवेयर भी होते हैं और हार्ट को भी बाद में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बर्केट लिम्फोमा की जीन बता सकता है? लिम्फोमास लुकीमियास हम कर चुके हैं, कोई मुझे बता सकता है बर्केट लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन क्या है? 814। हाँ ठीक है। फॉलिकुलर सेल 1418। ठीक है। AML की पता है किसी को? 821। ठीक है। ये जो लिम्फोमास लुकीमियास है ना इनकी आपने ट्रांसलोकेशन ज़रूर याद रखनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। कार्डियक ट्यूमर्स हम बेसिकली कर रहे थे। कार्डियक ट्यूमर्स की आगे दो क्लासिफिकेशन होती है, एक होता है बिनाइन। बिनाइन होता है जो स्प्रेड नहीं करता या जिसके स्प्रेड करने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा होता है मिलिग्नेंट। ठीक है, मिलिग्नेंट वो होता है जो मेटास्टैटिक इन्वॉल्वमेंट करेगा, आगे जाकर और बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। बिनाइन में आपके पास आता है एट्रियल मिक्सोमा, पेपिलरी फाइब्रोक्लास्टोमा, रैब्डोमायोमा, यानी मायोमास जो हैं वो आपके पास बिनाइन में आ जाते हैं, और जो सार्कोमास है ना वो आपके पास मिलिग्नेंट में आ जाते हैं। अच्छा, अब हम इसमें से ना जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है ना वो हम पहले कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है मिक्सोमा। ठीक है, ये कार्डियक ट्यूमर्स में से ना मिक्सोमा आपको अक्सर आ जाता है। इसका सवाल, मिक्सोमा का सवाल इस तरह आता है कि वो पूछते हैं कौन सी लोकेशन होती है जहाँ पे मिक्सोमा मोस्ट कॉमन होता है। मिक्सोमा बेसिकली एक प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर है जो ज़्यादातर एडल्ट्स में होता है, बड़ों में होता है। ठीक है, अब ये कौन सी साइट को इन्वॉल्व करता है? ये मोस्टली लेफ्ट एट्रियम को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है और किसी एक एसके में ना ये सवाल आया भी हुआ है, लेकिन इसका ना इरेटा उन्होंने मतलब आंसर गलत दिया हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। एट्रियल मिक्सोमा जो होता है ना वो मोस्ट कॉमनली आपके लेफ्ट एट्रियम को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, benign tumor होता है which arises from the connective tissue. It is found in the left atrium of the heart. skeletal muscle, eyes या skin में भी हो सकता है मिक्सोमा।
हाँ जी, लेफ्ट एट्रियम जो राइट एट्रियम होता है ना वो कंप्रेस करता है एसोफेगस को। उस सिंड्रोम को क्या कहते हैं? हार्ट से जब एसोफेजियल कंप्रेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाँ जी, डिस्फेजिया जिससे होता है। हाँ, हॉर्टनर सिंड्रोम। ठीक है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, एनलार्जमेंट की वजह से भी हो सकता है, हाइपरट्रॉफी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो किसी ट्यूमर या कैंसर की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, जो हमारे पास मिक्सोमा है ना वो लेफ्ट एट्रियम में होता है, एडल्ट्स में होता है, और इसमें ना एक स्पेसिफिक इसकी चीज़ होती है कि इसमें एक बॉल वेल्व अपीयरेंस आती है। बेसिकली ये एक बॉल की तरह होता है, ठीक है, तो एक बॉल वेल्व अपीयरेंस ये देता है, और इसमें स्टिलेट शेप्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पास स्टिलेट सेल्स आ जाते हैं। ये 4 पॉइंट्स इसके इम्पोर्टेंट हैं: बॉल वेल्व अपीयरेंस, स्टिलेट सेल्स, एडल्ट्स और लेफ्ट एट्रियम। सबसे ज़्यादा लेफ्ट एट्रियम का सवाल आता है कि वो आपको सीधा सीधा देता है कि हमारे पास एक कार्डियक ट्यूमर है जो लेफ्ट एट्रियम में है, बताएं कि ये कौन सा ट्यूमर है। ठीक है, सिम्टम्स तकरीबन सारे कार्डियक ट्यूमर्स के सेम होते हैं: फेंटिंग, डिस्निया, पल्मोनरी एडिमा, एनलार्ज जेवीपी, एफिब, ठीक है, एबनॉर्मल ईसीजी प्रेजेंटेशन करवाएंगे, ये सारे कार्डियक रिलेटेड सिम्टम्स। ठीक है, इनएबिलिटी टू ब्रीथ, पीएनडी, पारेक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया, ये सारा कुछ करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है मिक्सोमा। अच्छा, अब मिक्सोमा के बाद जो दूसरा आपके पास कार्डियक ट्यूमर आ जाता है ना वो आपके पास आता है रैप्डोमायोमा। रैप्डोमायोमा जो होता है ना वो प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर है बच्चों का। ठीक है, मिक्सोमा तो हमने पढ़ लिया था ना कि मिक्सोमा जो होता है वो एडल्ट्स में होता है, रैप्डोमायोमा जो होता है ना वो बच्चों में होता है, इन्फेंट्स में या चिल्ड्रन में होता है, और ये मोस्ट कॉमनली होता है वेंट्रिकल्स में। इसकी भी साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 ही कार्डियक ट्यूमर है जिनकी आपको ना साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने इनकी साइट ज़रूर याद रखनी है क्योंकि इनमें अक्सर दोनों में सवाल आ जाता है। ठीक है, रैप्डोमायोमा मोस्ट कॉमनली लोकेटेड होता है वेंट्रिकल्स में। ये जिधर जिधर ना आपको रेड वाले निशान बने, दैट इज रैप्डोमायोमा। इसकी एक एसोसिएशन होती है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस होती है ना उसकी जीन होती है, वो होती है TSC1 और TSC2। ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं ये। जब ये जीन्स म्यूटेट होती हैं ना तो ये ट्यूमर को सप्रेस करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास रैप्डोमायोमा डेवलप हो जाता है। इसमें भी स्टिलेट शेप सेल्स मिलते हैं आपको। ठीक है, ये इसके 2-3 पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ये 2 ट्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही अक्सर पेपर में आते हैं। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नहीं, लेफ्ट एट्रियम नहीं करता क्योंकि लेफ्ट एट्रियम जो आपके हार्ट में होता है ना वो लोकेशन उसकी डिफरेंट होती है, वो थोड़ा सा नीचे पीछे की तरफ आता है। ठीक है, अच्छा, अब कोई मुझे ये बता देगा कि मिक्सोमा मोस्ट कॉमनली कहाँ पर लोकेटेड होता है? वेंट्रिकल। मिक्सोमा लेफ्ट एट्रियम, सॉरी। हाँ जी, मिक्सोमा मोस्ट कॉमनली लेफ्ट एट्रियम में होता है। मिक्सोमा किस चीज का ट्यूमर होता है, मतलब एडल्ट्स का होता है या इन्फेंट्स का होता है? एडल्ट्स। ठीक है, मिक्सोमा की अपीयरेंस, टिपिकल अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं? बॉल वेल। हाँ, बॉल वेल्व अपीयरेंस। ठीक है, रैप्डोमायोमा किनका ट्यूमर होता है, कॉमनली किस में होता है? बच्चों में। ठीक है, इसमें कौन सी जीन्स म्यूटेट होती हैं? TSC1 एंड 2। TSC2। ठीक है, किस डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है ये? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस।
ठीक है। टर्नर सिंड्रोम के साथ हमारे पास क्या चीज़ एसोसिएटेड थी? कोऑप्टेशन ऑफ सिलिकॉन। और कौन सी कोआक्टेशन ज़्यादा एसोसिएटेड थी? हो सकता है। प्रीडक्टल। प्रीडक्टल जो बच्चों में ज़्यादा होती है वो आपके पास कंजेनिटल एनॉमलीज के साथ ज़्यादा प्रेजेंट करती है। ओके। ठीक है, यहाँ तक जो दो मेजर वाले हैं ना वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फाइब्रोमास। फाइब्रोमास और लाइपोमास दोनों बिनाइन ट्यूमर्स हैं हार्ट के। ठीक है, जो लाइपोमा है ना वो ज़्यादातर लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, फाइब्रोमा भी और लाइपोमा भी दोनों ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपके पास आ जाता है एक मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो आपके पास आता है ना वो आता है एंजियोसार्कोमा। सबसे कॉमन हार्ट की प्राइमरी मेलिग्नेंसी एडल्ट्स के अंदर इस कार्डियक एंजियोसार्कोमा। ठीक है, कार्डियक एंजियोसार्कोमा में क्या होता है कि एक टाइप ऑफ कैंसर है जो कि बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर से शुरू होता है। ठीक है, और ये जो सार्कोमा जब हार्ट को अफेक्ट करता है तो इसको हम कहते हैं कार्डियक एंजियोसार्कोमा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि उसके बाद हमारे पास इसके सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, टायर्डनेस करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करेगा, एडिमा करेगा, चेस्ट पेन करेगा। ठीक है, मलिग्नेंट है तो इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? इसकी ट्रीटमेंट हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक अब हमने ट्यूमर्स कर लिए हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सेकेंडरी मेटास्टेटिक ट्यूमर्स। जो सेकेंडरी मेटास्टेटिक ट्यूमर्स होते हैं ना वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसकी सिर्फ मैं आपको एक ओवरऑल कॉजेस करा देती हूँ कि लिम्फोमास, ल्यूकीमियास की वजह से होता है। सबसे कॉमन जो सेकेंडरी मेटास्टेटिक ट्यूमर आपके पास आता है ना वो आपके पास आता है लंग्स से। ठीक है, यानी सबसे कॉमन स्प्रेड जो होती है ना वो लंग्स, क्योंकि ज़्यादा पास होती हैं हार्ट के, तो ज़्यादातर उनके ट्यूमर जो हैं वो मेटास्टेटिसाइज करते हैं और अफेक्ट करते हैं हार्ट को। ठीक है, सबसे कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस जिस पे हार्ट इन्वॉल्व होता है दैट इज द पेरिकार्डियम। ठीक है, सबसे कॉमन ऑर्गन जिससे मेटास्टेटिक कैंसर हार्ट की तरफ जाता है वो लंग्स है। और सबसे कॉमन साइट, क्योंकि पेरिकार्डियम आउटर लेयर है तो सबसे पहले जाहिर है पेरिकार्डियम ही अफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी, कार्डियक एंजियोसार्कोमा जो होता है वो एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो ओवरऑल जितना ज़्यादा हार्ट को स्प्रेड करेगा उतना ही ज़्यादा ये हार्ट पर डैमेज करेगा। ठीक है, हार्ट के ब्लड वेसल्स को भी करता है। अच्छा, लेफ्ट एट्रियम कॉजेज अदर्स या ऑर्टनर सिंड्रोम। बेसिकली ऑर्टनर सिंड्रोम आपके पास एक कार्डियोवैस्कुलर सिंड्रोम है, लेफ्ट एट्रियम में नहीं होता, वो होता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ठीक है, कॉजेज ऑर्टनर सिंड्रोम आपके पास आप कह लो कि एक सिम्टम है जो किसी भी चीज़ की वजह से आ सकता है। हाइपरट्रॉफी की वजह से भी आ सकता है और उसकी वजह से भी आ सकता है, कैंसर की वजह से भी आ सकता है।
एंजियोसार्कोमा को आप इस तरह पिक करोगे कि सबसे पहली बात है कि उसने आपको मलिग्नेंसी के सिम्टम्स दिए होंगे, उसने आपको बताया होगा मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट है, लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट है, एडल्ट्स के अंदर है, और सबसे कॉमन प्राइमरी मलिग्नेंसी जो हार्ट की वो आपको दे सकता है ना, वो आपको एंजियोसार्कोमा दे सकता है। ठीक है, तो आपको मलिग्नेंट ट्यूमर की प्रेजेंटेशन दी होगी जिसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट बताई होगी, एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में मेटास्टेसिस बताया होगा, और बताया होगा कि हार्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट इज एंजियोसार्कोमा। ठीक है, यहाँ तक हमारे कार्डियक ट्यूमर्स हो चुके हैं। अब हमने बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करना है। अच्छा, अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक था ना, वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री था। हाँ जी, मीडियस्टाइनम में तो मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड्स, अगर ज़्यादा टाइम हो गया है इसको तो फिर ये किसी भी लिम्फ नोड को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉमनली फर्स्ट प्रेजेंटेशन ये अपने एरिया एडजेसेंट लिम्फ नोड्स को ही करेगा। ठीक है, अब हम बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने क्या करना है कि बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पैथोफिजियोलॉजी में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा साइकिल्स के उसमें नहीं जाना कि कौन सा साइकिल कैसे बनता है, किस चीज़ से स्टार्ट होता है। पैथोफिजियोलॉजी ना आपकी सिर्फ जो सिस्टम्स है ना उसकी इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लिए प्रायोरिटी है। जैसे सीवीएस की हो गई, हार्ट की हो गई, लंग्स, किडनीज, इनकी पैथोफिजियोलॉजी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बायो केमिस्ट्री है ना, इसमें सिर्फ आपने अगर पैथोफिजियोलॉजी करनी है किसी ने तो वो कर ले, अगर नहीं किसी से रिटेन होती तो एक्स्ट्रा पैथोफिजियोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने वाइटमिन्स को याद करना है, ठीक है, आयंस को याद करना है, और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की वैल्यू को याद करना है। बायोकेमिस्ट्री में स्मार्ट स्टडी करनी है। इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ज़्यादातर रिपीट ही आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जिसमें वो आपको बहुत डिटेल में अंदर अंदर से चीज़ें निकाल कर पूछें। तो अपना टाइम सेव करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है बायोकेमिस्ट्री की। ठीक है, ये स्टार्टिंग चीज़ सबको समझ आ गई कि हम बायोकेमिस्ट्री किस तरह लेकर चलेंगे। अच्छा, अब बायोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या? बायोकेमिस्ट्री है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ना, उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इस बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास जो हमारे कोर्स के अंदर हैं वो हमारे पास आते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की स्टडी। ठीक है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम डेली डे टू डे फूड के इनटेक में लेते हैं। उसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, प्रोटीन्स भी आती हैं, फैट्स भी आते हैं। ये हमारे वो मेजर मिनरल्स हैं जो मेजर पार्ट हमारी डाइट का बनाते हैं। जो माइनर पार्ट बनाते हैं ना हमारी डाइट का, वो हमारे पास आ जाते हैं वाइटामिन्स, ठीक है, माइनर अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स। इन सब की कलेक्टिव स्टडी को और जो प्रोसेसेस ये बॉडी में इनिशिएट करते हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में चीज़ आती है ना, वो हमारे पास आती है वाइटामिन्स। दो कैटेगरीज में वाइटामिन्स डिवाइड होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स और एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। ये जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है ना, ये आपने याद करने हैं कि फैट सॉल्युबल कौन से हैं। ये पेपर में अक्सर सवाल आ जाता है कि कौन से वाइटामिन्स फैट सॉल्युबल हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपने याद करनी है, आपने ये वाइटामिन्स के नाम याद करने हैं। विटामिन बी के जितने टाइप के वाइटामिन्स हैं उनके नाम बहुत ज़रूरी हैं, वो पेपर में पूछ लेता होता है, उसके नाम आपको आने चाहिए। और विटामिन सी का भी आपको ना दूसरा नाम आना चाहिए। कोई मुझे बता सकता है विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? हाँ जी, विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अभी हमने ओवरव्यू लिया है बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपने फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स याद करने हैं और विटामिन बी और सी का नाम याद करना है।
ठीक है, इनका बेशक नाम नहीं भी याद करोगे ना तो चल जाएगा, इनकी सिर्फ एक्टिव फॉर्म्स याद करनी है। वो मैं हर विटामिन के साथ बताती जाऊंगी कि किस में क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ आपने ना याद करनी है। अच्छा, ये बेसिकली जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स हैं और साथ उनके साइंटिफिक नेम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, विटामिन ए इज रेटिनॉल। विटामिन बी को कलेक्टिवली बी कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं और विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट नाम जो याद रखने हैं ना वो आपने रखने हैं बी के, सी के, ठीक है, और ए और डी के नाम याद वैसे तो होते हैं, अगर नहीं होते ना तो इनके एक्टिव फॉर्म्स हम करेंगे। बाद में इनकी सोर्सेज दी हुई हैं। सोर्सेज आपने विटामिन के की लाजमी याद करनी है। विटामिन के की जो सोर्सेज होती हैं ना वो होती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये अक्सर पेपर में सवाल आ जाता है विटामिन के की क्या सोर्सेज है। ठीक है, विटामिन सी की भी सोर्सेज याद रख लो। विटामिन सी की सोर्सेज जो होती है ना ये भी आ जाती होती है। अच्छा, इनमें से कौन सा विटामिन है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है? कोई मुझे ये बता सकता है विच विटामिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन? हाँ जी, विटामिन सी। ये क्वेश्चन आता होता है बायोकेमिस्ट्री की। हम कोशिश करेंगे कि हम स्मार्ट स्टडी करें कि आपका पेपर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए और आपको बायोकेमिस्ट्री पेपर के हवाले से पता हो। ठीक है, फिर आगे इनके फंक्शंस दिए हैं। विटामिन ए का क्या फंक्शन है कि ये हेल्दी विजन देता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ना उसमें कलेक्टिवली फंक्शन दिया हुआ है कि डीएनए रेप्लिकेशन कराता है, वरना हम इसके इंडिविजुअल फंक्शंस करेंगे। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी बोन ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, कौन सा विटामिन होता है जो इनडायरेक्टली बॉडी में कैल्शियम को इंक्रीज करवाता है? कौन सा विटामिन है जो इनडायरेक्टली? ठीक है, विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी कहाँ पर एक्ट करके इनडायरेक्टली कैल्शियम को इंक्रीज करवाता है? विटामिन डी हम काफ़ी डिटेल में कर चुके हुए हैं, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट इसके सवाल पूछ रही हूँ। जीआईटी में किस जगह पे, किसी को ये याद है? हाँ जी, इंटेस्टाइन में विटामिन डी इनडायरेक्टली कैल्शियम इंक्रीज करवाता है इंटेस्टाइन के अंदर। ये भी एमसीक्यू आता है। ठीक है, विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। ठीक है, और विटामिन के ब्लड कोएगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद इसके डिजीजेस दिए हुए हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है ना तो स्पेसिफिकली जो है ना, हाँ, आइलियम में कराता है। और अगर इन्होंने आइलियम का ऑप्शन ना दिया हो ना देन यू गो फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन।